ट्विंस। सो ट्विंस कैसे आ जाते हैं भैया, ये कहाँ से टपक जाते हैं? हमने देखा फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में, ओविडक्ट में। गिरते पड़ते लुढ़कते हुए नीचे आते हैं, कहाँ पर? तुझे कुछ नहीं आता, तुझे कुछ नहीं पता है। क्या पता है कहाँ पे आता है? यूट्रस, तो बोलने का ना ऐसा, ठीक है। यूट्रस पे आया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब ओवम और स्पर्म कंबाइन होते हैं तो एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर बनता है, एक सेल। फिर इनका माइटोटिक डिवीजन होता है, ट्विंग, 2 पार्ट। अब इनका 2 पार्ट होगा, ट्विंग, 4 पार्ट हो गया। इनका 2 पार्ट होगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, डेवलपमेंट ऐसे होते रहता है। जब ये 8 सेल स्टेज पे आ जाते हैं, किस पे? 8 सेल स्टेज पे। उस टाइम पे क्या करते हैं, ऐसे अलग अलग नहीं रहते, ये ऐसे एक बड़ा सा बॉल रहता है, इसी में ऐसे 8 सेल ऐसे पैक हुए रहते हैं। 8 सेल कितना हुआ? 6, 7, 8, ठीक है। इसी एक छोटे से बॉल के अंदर वो डिवाइड होते रहते हैं और इसकी साइज़ इंक्रीज़ होती रहती है, ऐसे अलग नहीं होते। फिर ये क्या होता है, 8 सेल के स्टेज पे ना इनका डिवीज़न हो जाता है किसी भी कारण से। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए ना, अब क्या होता है, ये 2 पार्ट जो है ना अपना अलग अलग ज़िंदगी जिएंगे। अब जैसा कि आपको पता है, ये दोनों पार्ट जो आए हैं एक ही ओवम और एक ही स्पर्म से आए हैं, तो आपको क्या लगता है इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, इनका जो डीएनए होगा सेम होगा? सेम होगा। अब आपको क्या लगता है इनका जो जेंडर होगा ये भी सेम होगा? सेम ही होगा, ठीक है। अगर एक बॉय हो तो दूसरा भी बॉय ही होगा, एक गर्ल हो तो दूसरा भी गर्ल ही होगी, ठीक है। हाँ ज़रूरी है, इस केस में ज़रूरी है, इस केस में ज़रूरी है। रुको, तो इस टाइप के जो बेबी बॉर्न होते हैं, देखो यहाँ पे एक ये सेपरेट अपना ग्रो होगा और ये एक सेपरेट ग्रो होगा, तो इनको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस मतलब समझो, मोनो मतलब एक, जाइगोट मतलब पता ही है, जो फर्टिलाइजेशन जब होता है जो आपका बनता है वो। तो एक ही जाइगोट से 2 बच्चे जब आ रहे हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोजाइगोटिक ट्विंस। आई बात समझ में? अब इसी केस में क्या होता है, कभी कभी 8 सेल बन गया, 8 के बाद कितना बनेगा? 16। चलो अभी ना डिवीज़न नहीं हुआ, समझ लो 8 सेल के बाद डिवीज़न नहीं हुआ, 8 के बाद 16 हो गया। अब 16 मतलब 8 के बाद 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया, जो भी है। अगर 8 के बाद ये डिवाइड होते हैं, 8 के बाद डिवाइड होते हैं, तो हायर चांस ये है कि पूरे तरीके से ये डिवाइड नहीं होंगे, ये पूरे तरीके से सेपरेट नहीं होंगे। अब पूरे तरीके से सेपरेट ना होने का कारण से जब ये बॉर्न होते हैं तो ऐसे बच्चे जो होते हैं आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनका बॉडी का कोई एक ऑर्गन कॉमन हो सकता है। कुछ बच्चे बैक से जुड़े होते हैं, बैक से अगर जुड़े हुए हैं और अगर उनका स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम अगर कॉमन नहीं है तो उनको काट के अलग किया जा सकता है। ऐसे अगर बाजू से जुड़े हुए हैं, किडनी और ये इधर का लंग्स कॉमन नहीं है तो उनको अलग किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी किसी केस में उनका लंग्स कॉमन हो गया, इधर से पीछे से स्पाइन कॉमन हो गया, या फिर सामने से हार्ट कॉमन हो गया, एक ही हार्ट दोनों में है, तो अलग तो किया जा सकता है उनको। और सीधी सी बात है, एक हार्ट की कैपेसिटी है एक बॉडी को चलाना बस, ना कि 2 बॉडी को। तो डॉक्टर पहले ही बोलता है कि आप चूज़ करिए इनमें से किसको जिंदा रखना है। अरे भाई किसी को भी रखो, 2 लोग हैं तो 2 में से कोई एक ही जिंदा बचता है, एक को काट के सेपरेट करना पड़ता है, क्योंकि हार्ट तो एक है, या तो इसके पास जाएगा या तो उसके पास जाएगा, और एक को अलविदा कहो। तो ऐसे जो ट्विंस होते हैं इनका नाम होता है सियामीज ट्विंस। सियामीज ट्विंस है, ठीक है।
तो इनको हम एक और बोलते हैं, शायद कॉन्जेनाइटल नाम दिया है ना, कॉन्जेनाइटल या कॉन्जॉइंटल ऐसा कुछ नाम है, कॉन्जॉइंट ट्विंस। ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, कुछ ज़्यादा ही प्रेम है इन ट्विंस में, तो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक में ही एक और टाइप के होते हैं जिनको हम बोलते हैं सियामीज ट्विंस। भाई भगवान मोनोजाइगोटिक दे देगा चलेगा, लेकिन सियामीज ट्विंस ना दे। ठीक है, अब मोनोजाइगोटिक में ना एक प्रॉब्लम पता है क्या होता है, और एक बच्चा वीक होता है, एक बच्चा स्ट्रांग होता है। ये एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक ही जाइगोट है, दोनों अलग अलग जगह पर जाके अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी बाजू बाजू में, इतनी ज़्यादा दूर नहीं रहते ये आपस में। तो जो उनको डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, एक ही प्लेसेंटा से मिल रहा है, एक ही प्लेसेंटा से मिल रहा है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो कट करते हैं बॉर्न होने के बाद, एक ही प्लेसेंटा से मिल रहा है। तो या तो ये वाला ज़्यादा लेगा, पहले वाला जो बना था, या तो ये वाला ज़्यादा लेगा न्यूट्रिएंट्स। अब इनमें से जो ज़्यादा लेगा न्यूट्रिएंट्स वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, और जो कम लेगा वो वीक रहेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि जब जो ट्विंस होते हैं, मोस्टली जो ट्विंस होते हैं एक जेंडर वाले जो मोनोजाइगोटिक होते हैं, उनमें से एक काफ़ी वीक हो जाता है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, बहुत सुकड़ा रहता है, बहुत हड्डू टाइप का रहता है। नहीं, लुड़ा लंगड़ नहीं भाई, इतना भी कमज़ोर नहीं। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट के टाइम पे उसको न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी, इसके लिए। आते हैं एक और ट्विंस पे जिनको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। अभी कभी कभी क्या होता है पता है, ऐसा करिश्मा हो जाता है कि ओवरी जो होते हैं ना, दो ओवम प्रोड्यूस कर देते हैं। क्या? दो ओवम। देख रहे हो? अरे सुनो यार, बातें कर रही है। देखो, कभी कभी क्या होता है, 2 ओवम रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक ओवम के पास एक स्पर्म जाएगा, दूसरे ओवम के पास दूसरा स्पर्म जाएगा, तो दोनों अपना अलग अलग फर्टिलाइज होंगे यूट्रस में आके, दोनों अपना अलग अलग लाइफ जिएंगे। इसको अपना अलग अम्बिलिकल कॉर्ड मिलेगा, इसको अपना अलग अम्बिलिकल कॉर्ड मिलेगा, मतलब इस दोनों का अलग अलग प्लेसेंटा। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में दोनों का जेंडर सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसमें अलग स्पर्म गया, अलग ओवम है, ये अलग ओवम है, ये अलग स्पर्म है। थोड़े बहुत तो डिफरेंस रहते हैं ना। अभी आपका भाई और आप दोनों का डीएनए एग्जैक्टली सेम है? नहीं है होगा। एग्जैक्टली कैसे सेम होगा? तू खून करके आएगी, उसके ऊपर नाम लगेगा, वो खून करके आएगा, तेरे ऊपर नाम लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होगा ना। ठीक है, लेकिन मोनोजाइगोटिक में ऐसा होता है, फंस सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई है नहीं मोनोजाइगोटिक। चलो, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले, और इनका जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो वो भी डिफरेंट रहेगा, जेनेटिकली भी एक दूसरे से अलग रहेंगे, ये अलग रहेंगे, और इनका जेंडर भी अलग हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, और ऐसा भी नहीं होगा कि कोई बहुत ज़्यादा वीक होगा, दोनों को मिल जाए उतना न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो ये कौन से केस में होता है? ये डायजाइगोटिक ट्विंस। डाई मतलब 2, जाइगोट मतलब 2 जाइगोट बन रहे हैं ना, 2 अलग अलग जगह फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं। तो ये थे आपके ट्विंस। अब ये ट्विंस को रीड करो। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। इट कैनॉट बी इन टर्म्स ऑफ योर सिलेबस, बट इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ पर आपका जो जेनिटल्स है, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स हैं, उनके हेल्थ के बारे में बात किया गया है। किसी भी बंदे को हम फिट कब बोल सकते हैं? जब वो फिज़िकली फिट हो, मतलब कोई डिजीज़ ना हो, ना बाहर से ना अंदर से। वो मेंटली फिट हो, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कुछ भी नहीं। सोशली भी फिट हो, मतलब सोशली आपस में आप लोग का जमता है कि नहीं जमता है, तो बाहर कदम रखा नहीं कि माँ बहन पे शुरू कर दिया, तो उसको भी हम हेल्दी नहीं मानते। इट अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये डेफिनेशन दिया है।
नॉट अकॉर्डिंग टू मी, ये तो नहीं होने वाला, ह्यूमंस के अकॉर्डिंग ही नहीं होने वाला है। चलो, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बेसिकली आपके उसमें ज़्यादा करके फीमेल्स के ऊपर एम्फेसिस किया गया है, जो कि मैंने लास्ट कुछ लेक्चर्स में भी कवर किया हूँ, ये कि ड्यूरिंग पीरियड्स, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 to 5 डेज़ का जो भी ब्लीडिंग पीरियड होता है वो उसमें रेस्ट करना चाहिए। और आजकल फीमेल्स आर वर्किंग एट पार विथ मेन, ठीक है, तो उस टाइम पे उनको ऑफिसेज़ में रहना पड़ता है 8-8 10-10 घंटे, ट्रैवलिंग ले लो तो 10-12 घंटे आराम से हो जाते हैं। तो उस टाइम पर भी उनको बेयर करना पड़ता है पेन, और उस टाइम पे भी उनको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी पड़ती है। ब्लीडिंग हो रहा है उसको भी मैनेज करना पड़ता है, ऑफिस तो जाना ही है, महीने में 4-5 दिन छुट्टी थोड़ी ना ले सकते हो। एक दिन लोगे पेमेंट नहीं कटेगा, एक से ज़्यादा लोगे तो पेमेंट कटेगा, रूल होता है हर ऑफिस में, एक दिन का तो चल जाता है। तो फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ध्यान रखना है। और आपका जो जेनिटल्स है उसकी केयरिंग आपको करना है, रेगुलरली वॉश करना है, ठीक है, सोप या किसी और केमिकल से, ठीक है। मेल्स को भी अनिवार्य है, ज़रूरी है कि भाई अपना जेनिटल्स साफ़ सुफ रखें, नहीं तो होता क्या है कि ना फंगल इन्फेक्शन भी हो जाते हैं इन फीमेल्स एंड मेल्स बोथ, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। अभी अगर कुछ एसटीडीज़ की बात करूं, एसटीडीज़ मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, तो आपके बुक में 2 डिजीज़ का नाम दिया है, एक सिफिलिस, एक गोनोरिया, ठीक है। सिफिलिस एक पैथोजन से होता है जिसका नाम है ट्रिपोनोमा पैलिडियम, ट्रिपोनोमा पैलिडियम, ये पैथोजन का नाम है। जैसे आपका मलेरिया का पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वैसे ही इसका जो पैथोजन है उसका नाम है ट्रिपोनोमा पैलिडियम। और गोनोरिया जो होता है उसका पैथोजन का नाम है निसेरिया गोनेरिये। आपको बुक में दिया नहीं, मैं खाली ऐसे आपको बता रहा हूँ, नहीं याद करोगे वो चलेगा, निसेरिया गोनोरिये, इसलिए मैं लिख के भी नहीं दे रहा। तो अभी ये जो डिजीज़ होते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई वन ऑफ द पार्टनर को ये डिजीज़ हुआ है तो फिर इफ़ यू आर हैविंग सेक्स विद देम, ठीक है, पॉपुलेशन हो रहा है, सो ये डिजीज़ आप में भी ट्रांसफ़र होगा, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। या फिर आपके पार्टनर को नहीं था ये डिजीज़, या फिर आप अभी बच्चे हो, आपको डिजीज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन चांसेस है कि आपको हो सकता है डिजीज़। कैसे? क्योंकि ये टच से भी फैलते हैं, सिफिलिस एंड गोनोरिया बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं। अगर आप किसी का कपड़ा यूज़ किया हुआ पहन रहे हो, ठीक है, या कोई और चीज़ें जिस पे वो बैक्टीरिया हो और आप उसका यूज़ कर रहे हो, तो आपको भी वो डिजीज़ हो सकता है। तो ये मत समझना कि भाई अगर ये दोनों डिजीज़ आपको हो गई है तो इसका मतलब आपने कहीं कुछ कांड कर दिया है, नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना मैं? नहीं सुना ना? तो अब इसमें होता क्या है ना, कुछ सिम्टम्स आपको दिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे ना, अगर ये सारे सिम्टम जिसको दिखे ना तभी कॉन्क्लूड करना, नहीं तो ना उसमें से एक सिम्टम दिखेगा तो बोलोगे अरे हाँ रे तेरे को था 2 हफ्ते पहले, तो तेरे को अभी है ही है, तो आपको लगेगा भाई उसको हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला, अगर दोनों में से कुछ भी होता है तो सबसे पहले तो जब यूरिन पास आउट होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा यूरिन पास करने के टाइम पे। लेकिन ये बर्निंग सेंसेशन एक और टाइम पे आ सकता है, कब? जब आप पानी कम पियोगे, क्योंकि आपका यूरिन डाइल्यूट नहीं हुआ है, ज़्यादा एसिडिक है, तो जलता हुआ फील हो सकता है आपको, ठीक है, नियर द वजाइना और एट द टिप ऑफ द पेनिस, ठीक है। और इसका एक सबसे ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन करने वाला सिम्टम, आप यूरिनेशन परफॉर्म कर रहे हो और यूरिनेशन के टाइम पे बीच में या फिर बाद में पस निकल रहा है बाहर, ठीक है, पस निकल रहा है। इन मेल एंड फीमेल दोनों में से किसी में भी हो सकता है। पस तो पता है ना कैसे होता है, पस ऊज हो रहा है बाहर, ऊजिंग आउट ऑफ पस, मतलब पस अचानक से बाहर आ रहा है पीने से, वजाइना से। दूसरा, जेनिटल एरिया में रैशेस, और वो रैशेस थोड़े डिफरेंट होते हैं।
रैशेस हो जाएंगे, पूरे बॉडी पे वो रैशेस फैलेंगे। इसका एक और एक सिम्टम है मुंह में छाले पड़ना, शैंकर, वो छाला नहीं भाई, नॉर्मल छाला देख के किसी को मत जज करना, ठीक है। शैंकर वो कैसा होता है ना, जैसे छाले आपको होंगे तो जल्दी जाता नहीं है, थोड़ा टाइम लेता है। वो शैंकर जो होगा आपको 1 दिन 2 दिन के अंदर चला जाएगा, होगा फूलेगा बड़ा सा चला जाएगा, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में तो आपको कुछ करेंगे नहीं, लेकिन 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बाद जब यही बैक्टीरिया आपके जेनिटल से हट के आपके हार्ट और ब्रेन तक पहुंच गए वहाँ पे, तो आप नहीं बच पाओगे। अगर आपको सिफिलिस या गोनोरिया हो जाता है, सिंपली आपको क्या करना है, डॉक्टर को जाके अपने सिम्टम्स बताने, डॉक्टर आइडेंटिफाई कर लेगा उसे, डॉक्टर बस आपको इंजेक्शन देगा एंटीबायोटिक का, या फिर आपको एंटीबायोटिक की गोली देगा, ख़त्म इन्फेक्शन। बस इतना सिंपल है क्योरिंग। लेकिन एक बार अगर आपके आर्टरीज मतलब हार्ट तक पहुंच गया, ब्रेन तक पहुंच गया, तब नहीं बच पाओगे, तब तो इंतज़ार करो बस, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि भाई कुछ भी हो, कोई भी सिम्टम दिखे, सुनो, कोई भी सिम्टम दिखे इग्नोर मत करो, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ठीक है। मेरे को रिसेंटली अभी इधर फोड़ा हो गया था पीछे, मैं इग्नोर करते गया, एक दिन हुआ छोटा सा था, दूसरे दिन हुआ थोड़ा और बड़ा हुआ, तीसरे दिन हुआ थोड़ा और बड़ा हुआ, बोला चले जाएगा नॉर्मली, चौथे दिन और बड़ा हो गया, पेन होने लगा, तब जाके डॉक्टर को दिखाया, और उसमें बाद में मालूम पड़ा कि मल्टीपल पस पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, मतलब वो निकलता है जब फोड़ा होता है वाइट निकलता है, तो बाद में उसमें मल्टीपल पस, मतलब एक ही फोड़े के अंदर 4-5 फोड़ा और हो गया था अंदर ही। तो वो मैं अगर और जल्दी दिखा दिया होता 1 हफ़्ते पहले आज से, तो मैं ठीक हो गया होता। तो अभी देखो, अभी तो ठीक हो ही गया है अभी तक, लेकिन पट्टी बांध के चल रहा हूँ। तो कोई भी चीज़ जल्दी डायग्नोस करो, जल्दी उसको ख़त्म करो।